अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय फौज की LOC पर जंग बंदी मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। बटल सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया, एक नौजवान जख्मी है। मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, भारत की जानिब से मुसलसल सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ISPR की जानिब से क्या बताया गया है इस कार्रवाई से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल फवाद, हम ये देख रहे हैं कि भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल माहौल जो है वो गर्म कर रखा है और बटल सेक्टर पर अब जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है। ISPR की जानिब से बताया गया कि बुज़दिल दुश्मन की जानिब से एक बार फिर सिविल आबादी को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता रात भारतीय फौज की जानिब से भारी हथियारों और मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया और मुकामी आबादी में 22 साल जवान जो है भारतीय फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गया, जबकि पाक फौज की जानिब से दुश्मन के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की गई है और उनकी तोपों को जो है वो खामोश करवा दिया गया। हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो भारतीय फौज जो है वो ये LOC के ऊपर पाकिस्तान और कश्मीर की जो है आबादी है उसको निशाना बना रही है और एक बार फिर जो है ये बटल सेक्टर है जहाँ पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। और अब आपको बताएं कि कराची वालों को बिला तात्तुल बिजली फराहमी के इलेक्ट्रिक के तमाम तर दावे गलत निकले हैं। अहम तिजारती मराकज़ बंद होने के बावजूद कराची में कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। शहर कायद को 200 मेगावाट बिजली की शॉर्टफॉल का सामना है। मजीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा कि इलेक्ट्रिक की जानिब से क्या कहा जा रहा है और शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी, इलेक्ट्रिक ने तो बड़े दावे किए थे कि जो नो लोड शेडिंग इलाके हैं वहाँ अब लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग वाले इलाके समेत जो है नो लोड शेडिंग एरिया में भी 2 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। और जबकि जो बड़े इलाके हैं 40% इलाका कराची, औरंगी, कुरंगी, लांडी, मलिर, शाह फैसल हैं, ये वहाँ 7.5 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जबकि हैरान कुन बात ये, गवर्नर हाउस में सब कुछ बता दिया गया है कि NTDC ने जो 650 मेगावाट बिजली थी वो 800 मेगावाट मिल रही है। गैस भी जो प्रेशर है वो बढ़ा दिया गया है। साथ में जो विंड टर्बाइन से जो बिजली मिल रही थी वो भी मिल रही है और साथ में इनको जो गैस का जो इशू था, फर्नेस ऑयल का इशू था, सब मामला हल हो गए। लेकिन इसके बावजूद शहर में इस वक्त 3000 मेगावाट की तलब है और सप्लाई जो 2800 मेगावाट हो रही है। 200 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल है वो लोड शेडिंग से पूरा किया जा रहा है, लोड शेड मैनेजमेंट के थ्रू किया जा रहा है। इसके बावजूद अब तक शहर को बिला तात्तुल बिजली फराहम नहीं की जा रही है। और ये वो इलाके हैं जो जैसे कुरंगी, लांडी, मलिर, शाह फैसल, फेडरल बे एरिया, नौरानाबाद, नाजाबाद, ये वहाँ गुंजान आबादी वाले इलाके हैं जो शदीद गर्मी से वैसे ही लोग परेशान है। लेकिन ये लोड शेडिंग का जो जिन है वो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो अब तक काबू में नहीं आया। लेकिन जो सूरत हाल है वो कब काबू में आएगी, तमाम शहरी परेशान है क्योंकि रात गए 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे बिजली चली जाती, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। लेकिन इलेक्ट्रिक का यही है दावा जो कल गुज़िश्ता रोज किया गया था कि इस वक्त इंडस्ट्री जो है, अगर हम पूरे कराची शहर की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से तमाम तिजारती मराकज़ भी बंद हैं, जबकि 8 घंटे की 7 इंडस्ट्री जोन, 20,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, उसको 8 घंटे की लोड शेडिंग रात 12:30 बजे से दिन 8:30 बजे तक की जा रही है। इसके बावजूद जो है ये जो कमी है वो पूरी नहीं हो पा रही है। कमी पूरी नहीं हो पा रही है और शहरी जो हैं लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशान हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्ट्रिक के खिलाफ PTI रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस शमीम नकवी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा मेंटेनेंस के नाम पर भी तवील लोड शेडिंग की जा रही है, मेंटेनेंस सिर्फ सर्दियों में की जाती है। उन्होंने इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम करने के साथ साथ नई कंपनियों को बिजली की फराहमी का लाइसेंस देने का मुतालिबा कर दिया। आफ्ताब सिद्दीकी ने इंकशाफ किया है कि 10 साल में इलेक्ट्रिक ने 10 अरब रुपए कमाए। मुआहदे के तहत 2023 तक कोई और कंपनी कराची को बिजली नहीं दे सकती। फैसल खान की रिपोर्ट। के पास 800 मेगावाट 2800 मेगावाट की पैदावार कैपेसिटी है और गर्मियों के सीजन में कोई इनका प्लांट जो है वो मेंटेनेंस पे नहीं जाता, सारी मेंटेनेंस सर्दी पे होती है। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ PTI ने कमर कस ली कि इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि बिजली की तवील बंदिश और इजाफी बिलों से शहरी तंग आ चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक को 3 हिस्सों में तकसीम करने के साथ साथ नई कंपनियों को बिजली की फरहमी का लाइसेंस दिया जाए। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, इस कंपनी को भी इस सूरत में नहीं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया जाए, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा जाए और हर हिस्से में कंपटीशन लाया जाए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। जो इमीडिएट प्लानिंग है उसकी बात आफ्ताब ने की कि नेपरा वालों से कह रहे हैं
कि इनका ऑडिट किया जाए और मालूम किया जाए कि ये कर क्या रहे हैं। इस मौके पर MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की गवर्नर हाउस को प्रेजेंटेशन देने की पेशकश मुस्तरद करते हैं। कहा अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो मीडिया के सामने दी जाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुआहदे के तहत 2023 तक कोई और कंपनी कराची को बिजली नहीं दे सकती। PTI रहनुमाओं ने पीर से के इलेक्ट्रिक के रवैये के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर अलामती धरना देने का भी ऐलान कर दिया। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ फैसल खान, समा, कराची। कराची के कई इलाकों में ताहाल बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं बिजली नहीं देते तो बिल क्यों वसूल किए जाते हैं। मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सारा दिन बत्ती नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे हैं, पोता पोतियां बिलक रहे हैं, बच्चे परेशान, कभी इधर पंखा चलो कभी उधर उसको पंखा चलो, तो कहाँ जाएंगे बच्चे, अपने बच्चों को हम मारेंगे। कोई बहाल नहीं करते, बत्ती वाले कोई बहाल नहीं करते, आते हैं खोला फिर बंद कर दी, खोला फिर बंद कर दी, फिर हम तो गाली ही बकेंगे ना, प्यारी प्यारी गाली बकेंगे, अच्छी अच्छी बकेंगे, हाँ तो बकेंगे, हम कसर कोई छोड़ेंगे, आ जाए सामने हम तो चीर फाड़ के रख देंगे। हम बहुत परेशान हो गए, रात को 2 बजे लाइट गायब 3-3 घंटे, सुबह ही फजर की अजान हो रही है, लाइट गायब, नमाज पसीनों में नहा रहे, नमाजें पढ़े, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इतना परेशान करके रख दिया इन्होंने। हाई ब्लड प्रेशर, किसी को फाली जरा, आके देखो गलियां पतली पतली, इतनी आबादी ऐसी है, कच्ची आबादी है। बताओ तुम 8-8, 10-10 लाख के बिल भेज रहे हो। अल्लाह को मानो, अल्लाह से डरो, खुदा का खौफ करो। गरीब आवाम को परेशान किया हुआ है, इतने से बच्चों को लेके लोग गलियों में लेटे हुए रातों को, इनके घर में माँ बहनें नहीं है, इनको शर्म नहीं है कि लाइट इतनी बंद ना करें, लोगों को परेशान करके रखा है। मेरा अपना शौहर हार्ट पेशेंट है, मैं गली में लेके बैठती हूँ रात को 4-4 बजे उसको, जब तबीयत खराब होती है यहाँ से लेके कॉलोनी तक उनको राउंड लगाने जाती हूँ, लाइट नहीं होती 3-3, 4-4 बजे। रात को इधर सोता है बच्चा, फौरन खटाक से 15 मिनट के बाद लाइट चली जाइए। अब तो ये हो रहा है कि 10 मिनट में लाइट आती है, 10 मिनट में जाती है, 10 मिनट में लाइट 10 मिनट में जाती है। तो लोगों के पंखे चले हुए हैं, आप लोगों की दुकानों पर जाओ, वो मैकेनिक जो है ना पंखे बनाने वाले, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जाएँ आप। और लाहौर में बारिश के बाद बिजली की तलब कम होने से लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर हो गई है। तरसीली नुकसान वाले इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मज़ीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद लुकमान, कुछ अजाब कम हुआ है, लाहौर के शहरियों को कम अजाब भुगतना होगा? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। यही जो लोड था तकरीबन 2 दिन पहले 4100 मेगावाट था, जो आज 3000 मेगावाट रह गया है, और इसकी बुनियादी वजह बारिश है। बारिश की वजह से जो काफ़ी डिमांड में कमी आई है, 3000 मेगावाट डिमांड है, जबकि जो फ्राहमी है वो 2800 मेगावाट है। 200 का शॉर्टफॉल है, जिसको पूरा करने के लिए जो तरसीली नुकसान वाले ज़्यादा तरसीली नुकसान वाले इलाके हैं उनमें लोड शेडिंग हो रही है, और ये दुरानिया भी 3 से 4 घंटे है। ये पहले कल परसों और तरसों तो बहुत बुरे हालात थे कि 7-8 घंटे भी लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन आज कुदरत मेहरबान हुई तो उसकी वजह से ये जो तलब कम हुई है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि आगे जो ही बारिश की थोड़ी सी कमी होती है, बादल हटते हैं तो हफ्स हो जाएगा, तो डिमांड दोबारा बहाल उसी सतह पर चली जाएगी, तो शायद लेस्को को दोबारा लोड शेडिंग दुगनी करनी पड़े, वही पहले वाली कैफियत हो जाए। लेकिन अभी सूरत हाल काबू में है, अभी सूरत हाल बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान। शदीद बारिशें सर पर हैं, लेकिन कराची के बरसाती नालों की सफाई सिर्फ दावों तक ही महदूद है। शहर के नालों का अहवाल जानते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। ये जिनको वोट दिया वो तो कम से कम आके देखें कि पैदल चलने की जगह नहीं है, लोग बच्चे यहाँ पर कीचड़ के अंदर गिरते हैं, रात दिन जो है हम लोग इसी में मुब्तला है। कोरोना से ज्यादा सख्त तो ये बीमारी है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से नाराज हैं। वजह यह है कि महकमा मौसमियात ने कल से बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई कर रखी है, लेकिन कचरे से भरे बरसाती नाले ताहाल साफ नहीं हो सके। क्या ऐसा हाल होगा कि अगर ये पानी ऊपर आया ना तो ये समझ लो पूरा इलाका जो है ना डूब जाएगा। ये न्यू कराची के रहायशी कहते हैं नालों की सफाई तो हुई ही नहीं, गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी उनके घर बारिश में डूब जाएंगे। सर, जब गटर के पानी की निकलने की जगह नहीं तो बारिश का पानी कहाँ से निकलेगा? हमारे घरों में ही जाएगा। थक गए हम लोग, उनको बुला बुला के कोई भी नहीं आता। ये 5 साल हो गए इसी तरह कीचड़ है, जिससे हम बहुत बेजार हैं। कई मरतबा एप्लीकेशन वगैरह भी दी है कि भाई आप इसको साफ करवाओ। अभी अगस्त में अगर बारिशें ज़्यादा हो गई तो हमारा क्या हाल होगा?
शहर के 6 अजला में 38 बरसाती नालों की सफाई का काम पूरे साल जारी रहे, तभी कहीं जाकर मौसम बरसात शहरियों के लिए रहमत बन सकता है। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और समा की निशानदही पर इंतजामिया जाग गई। कराची के औरंगी नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइएगा नाले की सफाई कब तक मुकम्मल होगी? जी हाँ, बिल्कुल 2 रोज़ पहले समा ने निशानदेही की थी कि औरंगी नाला कचरे से भरा हुआ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के जो रिहायशी अफराद हैं उन्हें इस बात का अंदेशा है कि इस दफ़ा बारिश से उनके घरों में फिर पानी आ जाएगा। उस खबर के बाद सिर्फ एक असर ये ज़रूर हुआ कि औरंगी नाले में जहांगीराबाद के पास एक हैवी मशीनरी आई है जिसको कचरा हटाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। कैमरामैन कासिम रईस आपको दिखाएंगे कि ये मशीन काफ़ी देर से यहाँ पर अपना काम कर रही है, लेकिन खुद इस पूरी जगह पर जो कचरा है उसको हटाने में कई घंटे नहीं बल्कि कई रोज लगेंगे। आपको नजर आ रहा होगा कि मैं भी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये कोई फर्श नहीं है, बल्कि मैं खुद इस वक्त औरंगी नाले में कचरे के उस ढेर पर मौजूद हूँ। और ये ढेर आपको बता सकता है, ये मेरे पांव हिल रहे हैं कि पानी का बहाव इसके नीचे है और ये कचरे की बहुत मोटी तय है जिस पर मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ से वहां तक जा भी सकता हूँ। लोग इस तरह क्रॉस करते हैं। सूरत हाल ये कि जहांगीराबाद के करीब ये पुल आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ इसके 2 खाने ऐसे हैं कि जहाँ पर कचरा है और रास्ता इसका पानी के गुजरने का बंद हो चुका है। बरसाती नालों की सफाई के हवाले से जो काम किया जा रहा है उसको शहरी कहते हैं कि महज आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, क्योंकि सिर्फ इतने इलाके का कचरा जो है कम से कम इस एक मशीन के जरिए साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इलाके के जो हजारों अफराद हैं जहांगीराबाद के, गोलीमार, नया गोलीमार के और उस्मानिया कॉलोनी के, बड़ा मैदान के पीछे औरंगाबाद के लोग, नाजाबाद के बड़ा मैदान के रिहायशी, ये सब परेशान हैं कि अगर बारिशें हुई तो इस मरतबा फिर उनके घर उसी तरह डूबेंगे जिस तरह गुज़िश्ता साल उनके घरों में पानी दाखिल हुआ था। जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में कल से बारिशें मुतवक्के हैं। इस हवाले से सुपर हाईवे मवेशी मंडी में नकासी आपका क्या इंतजाम है, जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, बताइएगा क्या बताना इंतजामिया का, कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए माहम, जिस तरह की सूरत हाल है उसमें अगर बरसात हो जाती है, क्योंकि 3 रोज़ बरसात का जो इम्कान ज़ाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, कल से जो बरसात होगी। मवेशी मंडी में इंतज़ामी की जानिब से चंद मकामात पर जो नकासी आपका निज़ाम है वो बेहतर बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन क्योंकि 1000 एकड़ रकबे पर यह मुहित है मवेशी मंडी, तो मुकम्मल तौर पर नकासी आपका इंतज़ाम नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तो क्योंकि VIP ब्लॉक से यहाँ पर जानवर को कुछ नहीं होगा, लेकिन पीछे की साइड जो मवेशी जानवर, कुर्बानी के जानवर बंधे हैं वो निचली जगह है और अगर बरसात होती यकीनन वहाँ पर पानी जमा होगा तो व्यापारियों को तशवीश है कि उनके जानवर भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे। ख़रीदारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता साल जब बारिश हुई थी तो मवेशी मंडी जो है वो गिर गई थी, दाम गिर गए थे जानवरों के, इंतहाई कम हो गए थे, जिसके लिए उनका फ़ायदा हुआ था। लेकिन इस साल क्या बरसात में इसी तरह की सूरत हाल होगी कि नहीं होगी? लेकिन अभी जो जानवरों की कीमत है, अगर मैं आपको बताऊँ कि 4 से 5 मन का अगर जानवर किसी ख़रीदार को लेना है तो व्यापारियों के सर आसमान पे चढ़े हुए, वो उससे मांग रहे हैं 3.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मांग रहे हैं। तो यकीनन व्यापारियों को एक उम्मीद है कि अगर बरसात होती है और उसी तरह की सूरत हाल होती है जो गुज़िश्ता साल हुई थी कि अगर पानी खड़ा हो जाता है तो यकीनन जानवरों की कीमत उनको इम्कान ज़रूर है कि शायद कम हो जाए, कुछ कम हो जाए, क्योंकि लेकिन अभी ईद उल अज़हा में काफ़ी दिन बाकी हैं और बरसात अभी क्योंकि सिर्फ 2 रोज़ या 3 रोज़ होनी है, उसके बाद अगर बरसात होती है कि नहीं ये फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। बरसात होनी है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत हाल रहेगी। बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और कराची में कल किस वक्त बारिश का आगाज़ मुतवक्के है और परसों किस वक्त तक बादल बरसने की उम्मीद है, ये जान लेते हैं DG मेडिसिन सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि कल किस वक्त बारिश हो सकती है और परसों का क्या वक्त होगा, इम्कान क्या जाहिर किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मॉनसून सिस्टम आज रात किसी वक्त उसके ज़रिए असर कुछ थरपारका के कुछ एरियाज में हल्की बारिश हो सकती है या मॉडरेट। कराची में कल शाम से हम तवक्को कर रहे हैं कि कल शाम आप रफली कह लेंगे 5-6 बजे के बाद कुछ आंधी वांधी चले और उसके साथ रात में बारिश हो जाए। तो कल शाम या कल रात से शुरू होगी कराची में बारिश और परसों फिर आपने पूछा तो परसों दिन के औकात में वक्फे से होगी, मुसलसल नहीं होगी, लेकिन परसों का पूरा दिन ऐसे लग रहा है कि इम्कान है इस बात का कि बारिश होती रहेगी और फिर ये 8 जुलाई की सुबह या दोपहर तक रहेगा सिलसिला। जी बहुत शुक्रिया आपका।
बराह रास्त चलेंगे, आपको मुआवन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टर्की हो गया, ये सारे मुल्क के वजीर पाकिस्तान आएंगे, टूरिज्म के वजीर पाकिस्तान आएंगे और 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस होगी, समिट होगी, एक्सप्लोर किया जाएगा कि पाकिस्तान को हम कैसे बेहतर कर सके, स्पेशली हमारे मुस्लिम मुल्कों के साथ। इसके साथ साथ आपको पता है कि पीएम साहब ने आते साथ ही एनओसीज भी जो फॉरेनर्स को चाहिए होते थे वो भी ख़त्म कर दिए। ई वीज़ा के आपको फैसिलिटेशन दी, जो दुनिया भर में लोग उसको तारीफ़ कर रहे हैं उसकी। उसके साथ साथ ट्रैवल एडवाइजरीज यूके की भी, अमेरिका की भी कुछ बेहतर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें एक वे फॉरवर्ड था कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। अब इस पूरी चीज़ की एक रुकावट आ रही थी कि हमने क्या करना है, वही जो एक कि टूरिज़्म, नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड पीटीडीसी, ये क्या कंपेटिटर बनना है प्राइवेट मार्केट के साथ, ये उनके साथ compete करेगा, ऑपरेट करेगा, या ये फैसिलिटेट करेगा, पॉलिसी देगा, उनकी मदद करेगा और उनकी स्ट्रेटिजिकली उनके साथ चलेगा। अगर आप जब भी गवर्नमेंट का कोई भी इदारा कंपेटिटिव बनता है वो हमेशा नुकसान में जाता है। आप अगर मिलाएं हमारी जो लॉसेस पिछले 5 साल से हमारे पास जो आई हैं, तो 70 करोड़ तो सिर्फ फ्लैशमैन की 5 साल में हमारी लॉसेस थी। 35 करोड़ तो सिर्फ हमारे जो मोटेल्स थे, जो लोग शोर कर रहे हैं कितने ज़बरदस्त मोटेल्स थे, जो भी वहाँ जाता था हमें पहले मैसेज देता था और वो भी गालियों के देखें कि प्राइवेट सेक्टर में कितने ज़बरदस्त चल रहे हैं और हमारे इतने अच्छे हैं, इतने बड़े हैं, क्यों ये इतने रन डाउन हैं, ख़राब हुए हैं, तबाह हुए हैं, डिलैपिटेट हुए हैं अंदर से। तो ये क्या वजूहत है? तो हमें लॉस हर साल इस पे जा रहा था, हर साल हुकूमत को उसके अंदर पैसे डालने थे और हमने फैसला ये किया। और ये कोई कोविड में ये भी एक गलत फहमी लोगों में है कि ये कोई कोरोना की वजह से हमने लोगों को ले ऑफ किया हुआ है, ये हरगिज़ ऐसे नहीं है। हमने 2019 में ही हमने कैबिनेट का डिसीजन है कि इसका मैकेनिज्म बनाना है कि आगे पीटीडीसी को कैसे चलाना है और यूनियंस के साथ हम इंगेज करें, नेगोशिएट करें ले ऑफ के लिए, और आगे जाते हुए जो हमारी जो मोटेल्स हैं उनको सूबों को दें, उनके साथ एक टेम्पलेट दें कि वो 30 साल या 33 ईयर्स की लीज पे प्राइवेट सेक्टर को लीज करें, और ऐसी टेम्पलेट दें कि इंटरनेशनल ऑपरेटर्स और हमारे जो अच्छे नेशनल इंटरनल जो ऑपरेटर्स हैं वो आके पीटीडीसी को चलाएं। जब आप ये 3 साल 5 साल के ठेके देते हैं तो एक इन्वेस्टर बाथरूम भी ठीक करने के पैसे नहीं लगाता, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होता कि वो अपने मोटेल्स को ठीक करें। जब आप देंगे लंबी लीज पे, एक अच्छा क्रेडिबल टेंडर बनाएंगे जिसमें हमने एक इंटरनेशनल फर्म को हायर किया हुआ है कि वो इस टेंडर डॉक्यूमेंट में बनाए कि 30 साल की लीज कैसे हमने देनी चाहिए, और हम शुरुआत कर रहे हैं जीबी और एजीके से। तो आप देखेंगे कि ये 46 कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कैसे आपको 2 साल के अंदर अंदर 46 3 और 4 स्टार होटल्स आ जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। और मैं अगर आपको मिसाल दूं, जो आप हमें ये कुछ 360 जो पीटीडीसी के वर्कर्स हैं जिनको हमने टर्मिनेट किए, पीसी बुरबन में 40 या 50 कनाल पे पीसी बुरबन बना हुआ है, उसकी एम्प्लॉयमेंट जो लोग वहाँ काम करते हैं कुछ 500 हैं, यहाँ हम 360 सारे पीटीडीसी की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये एक रुकावट है लाखों लोगों की नौकरियों के लिए, या 400 लोगों की नौकरियों के पीछे हम लाखों लोगों को नौकरी ना दें? हमारा जो नारान का जो पीटीडीसी का मोटेल है वो कुछ 130 कनाल पे बना हुआ है, उसकी जो ज़मीन है, वहाँ तो हज़ारों एम्प्लॉई सिर्फ एक मोटेल में, एक गेस्ट हाउस में होने चाहिए। अगर आप पीसी बुरबन का मॉडल लें जहाँ 500 लोग हैं 40-50 कनाल पे, तो यहाँ अगर आप 2 भी बना दें या एक भी गेस्ट हाउस बना दें, पूरा एक रिजॉर्ट बना दें, तो 1000 लोगों से आपकी एक होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट। कालान का आपका ले लें 40 कनाल का है, स्कर्दू का ले लें, सतपरा का ले लें, गोपेस का ले लें जो कुछ 20 कनाल का है, और उस पर इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम सोच नहीं सकते। पासमानदा इलाकों में आप एम्प्लॉयमेंट ले आएंगे, 100-200 तो सिर्फ उस गेस्ट हाउस का होगा, लेकिन उसके आसपास जो उस गेस्ट हाउस को फीड करते हैं
आपकी एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी। तो ये मकसद था कि हम पीडीडीसी को रिफॉर्म करें। पीडीडीसी बंद नहीं हुआ, पीडीडीसी एक बहुत फ़ायदेमंद इदारा बनने जा रहा है। इसका हमने एक पूरा डायग्राम भी, अर्नेस्ट यंग एक टॉप वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेरी मदद की इसको रीस्ट्रक्चर करते हुए। इसको हम 70 लोगों को हम जॉब्स देंगे, यंग लड़के लड़कियां जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, एक्टिव मीडिया में दुनिया भर में जिनने टूरिज्म की हुई हो, उनको हम लेके आ रहे हैं, हायर कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू, हायरिंग प्रोसीजर के थ्रू। और ये फिर पाकिस्तान का पूरा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, फैसिलिटेशन लेके आएंगे सारे सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऊपर बैठेगा और पीडीडीसी उसका एक एग्जीक्यूशन आर्म होगा। मैं आपको फिर से एक मिसाल देना चाहता हूं कि लोग बातचीत करते हैं कि जी बंद हो गए, कितने लोगों ने नौकरियां उनकी गई हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, वो है दामनको की, यहाँ इस्लामाबाद में। दामनको को जब पीडीडीसी ने प्राइवेट दिया था चलाने के लिए, कई साल चला था, अच्छा था बुरा था वो आपकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन चलता गया। पीडीडीसी ने सोचा कि हम खुद ही दामनको क्यों ना चलाएं। 3 या 4 साल मुश्किल से चला, अब 6 साल से बंद है। दामनको जिस पोजीशन में है उसके ऊपर ही आप चलें जाए मुनाल पे, वहां मुनाल अरबों रुपए बना रहा है और दामनको बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और बेहतर प्लाटो, बेहतर व्यू, हर चीज, क्यों? वो अरबों रुपए बना रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। क्योंकि हमने हमेशा, जिसने पीडीडीसी चलाया है पहले, हमेशा सिर्फ पॉलिटिकली और अपने मोटिव्स के लिए चलाया। 907 लोगों ने, नवाज शरीफ साहब ने निकाला था जब वो हुकूमत में थे, उनने एमडी लगाया था अपना और उनने 907 पीपीपी के पॉलिटिकल लोगों को इसी से निकाला था। और ये नहीं क्योंकि उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से कोई उलझन है, वो कह रहे थे अगर 907 पॉलिटिकल लोग लगने हैं तो मैं अपने ही लगा लूं। तो फिर उनने भी लगाना शुरू कर दिया। मैं इस पे ये भी क्लियर करता हूं कि देखें, हमने जब ये स्ट्रैटेजी बनाई पीडीडीसी की, इस पे एक 2019 पे एक कैबिनेट डिसीजन है। ये कोई जल्दबाजी का डिसीजन नहीं था, ये तब से चला आ रहा है। हमने 1 महीना एक पीडीडीसी का बहुत हमने मजबूत प्राइवेट सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर में, ज़ाहिर बात है, बैठते हैं अंदर, हमने ऐसे ऐसे लोग बैठाए हुए हैं। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड पे हमने बाहर से भी लोग बैठाए हुए हैं जो दूसरे बोर्ड्स पे बैठते हैं, जिनने 9-10 मुल्कों के टूरिज्म उठाई है, बनाई है। हमने उनको पहली दफ़ा उनको हमने इंगेज किया हुआ है। इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि इस पे हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। 1 महीना बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दी कि यूनियंस के साथ नेगोशिएट करें। हमने उनके यूनियंस के साथ बैठे, नेगोशिएट करने की कोशिश की। अफसोस कोई नतीजा नहीं बना। कई लोगों को जो हमने उनको गोल्डन हैंडशेक का पैकेज हमने उनको दिया हुआ था, एक बहुत तगड़ा गोल्डन हैंडशेक का पैकेज हमने पीडीडीसी के एम्प्लॉयज़ को दिया था, जो अफसोस से उन्हें नहीं लिया। जिनको जो लेना भी चाहते थे उनको कई स्पॉयलर्स थे बीच में, यूनियन वाले थे जो उन्हें अपने मफाद के लिए उनको डिस्करेज करके नहीं लेने दिया। मैं उनसे आज भी मीडिया पे भी गुजारिश करता हूं कि इतना मजबूत, इतना ज़बरदस्त गोल्डन हैंडशेक पैकेज बहुत कम पाकिस्तान में हमने दिया। हमने 3 रनिंग बेसिक पे, अपनी कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब है अगर आपने 30 साल की सर्विस की हुई हो, आपको 90 सैलरीज मिलती हैं इसमें से। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। 6 महीने की हाउस अलाउंस हमने दिए, सारे हमने दे रहे हैं अब लीगल प्रोसीजर के बाद। प्रोविडेंट फंड बनाया है, अर्नड लीव 1 साल की हमने बनाई हुई है। तो एक बहुत तगड़ा पैकेज है। तो मैं फिर से अपने पीडीडीसी वर्कर्स को कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं हासिल होता कि आप लोगों को, अगर मैंने पीडीडीसी टर्मिनेट किया हो, मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे ज़ाती तौर पर उससे कुछ मिलता है। मैंने इसलिए किया क्योंकि पीडीडीसी अगर लाखों नौकरियां उसको बनानी है तो उसको ये मुश्किल फैसले करने होंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि पीडीडीसी को, आप अभी देखें हम एजेके और जीबी के मोटेल्स को टेंडरिंग के प्रोसेस में जाने वाले हैं। जो ही कंसल्टेंट्स की रिकमेंडेशन वापस आए, हम इसको टेंडर करेंगे। जो ही कोरोना भी थोड़ा सा कम हो जाए, और आप उसके फ़ायदा, आप उसको 1 साल के अंदर इसका फ़ायदा देखेंगे कि कैसे कैसे लोग ने ये जगह ली है। खूबसूरत
सबसे खूबसूरत इलाकों में बहुत बेहतरीन किस्म के गेस्ट हाउसेज आपको नज़र आएंगे इसमें। मनाज़िर आप देख रहे हैं, मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5 साला एक्शन प्लान भी तैयार है और 2021 के हवाले से उनका कहना है कि वर्ल्ड टूरिज्म की पाकिस्तान मेज़बानी करेगा। 2022 में G8 के हवाले से उनका कहना है कि ममालिक की सियाहती वज़ीर पाकिस्तान आएंगे। कुछ मज़ीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 3191 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 93 अफराद जान से गए हैं। सेहतयाब मरीजों की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब तक 1,29,800 अफराद ने वबा को शिकस्त दी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में मुतासरीन की तादाद 92,306, पंजाब में 81,317, KP में 27,843, बलोचिस्तान में 10,764 केसेज हैं, जबकि इस्लामाबाद में 13,409, गिलगित बल्तिस्तान में 1,545 और आज़ाद कश्मीर में 1,288 केसेज हैं। कोरोना केसेस में कमी का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ये ना समझे वबा खत्म हो गई, कबल अज़ वक्त जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं। केसेस डेफिनेटली पहले की निस्बत कमी की तरफ रुझान है, लेकिन इससे कोई नतीजा हज़र नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये कोई वबा ख़त्म हो रही है या इससे जो केसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन इसकी कई वजूहात हैं, कुछ हमारे इल्म में हैं, कुछ हमारे इल्म में नहीं है। हम कोशिश इस वक्त हमारी ये है कि बजाय इसके कि इसको अर्ली सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, इसकी बजाय हम अपने टेस्ट बढ़ाएं। और टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने अपनी पूरी एक लाहा अमल बनाया है। अगर हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हों और उसके बाद भी पॉजिटिविटी कम हो, उसके अंदर केसेस कम आपको मिलें, तो फिर और ये मतवातर होता रहे, तो फिर आप कह सकते हैं कि शायद हम डिक्लाइन की तरफ। कोरोना वायरस का खौफ या फिर कोई और वजह, पंजाब के टीचिंग अस्पतालों के 48 डॉक्टर्स ने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब ने डॉक्टर्स के इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे ज़्यादा मेयो अस्पताल लाहौर के 14 डॉक्टर्स ने इस्तीफ़ा दिया है, जो इस वक्त कोरोना वायरस के मरीज़ों की सबसे बड़ी इलाजगाह है। जिना अस्पताल के 7, चिल्ड्रन अस्पताल के 6 और जनरल अस्पताल के 3 डॉक्टर्स ने मुलाजमत छोड़ दी है। DG खान अस्पताल से 4, सर्विसेज अस्पताल, लेडी HSN शेख रशीद, शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान और अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के 2 डॉक्टर्स मुस्ताफ़ी हुए हैं। कोरोना से बचने की कोशिशों में ही वायरस फैलाने का भी सामान, मास्क और हिफाजती दस्ताने तल्फ करने में जरा सी बेहतियाती हुकूमत की जानिब से अब तक किए जाने वाले तमाम इकदाम पर पानी फेर सकती है। इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। इस्तेमाल शुदा मास्क और दस्ताने कहीं राहों में, कहीं कचरे के ढेर में, तो कहीं सीवरेज के पानी और नदी नालों में। मेडिकल फुजले के साथ ऐसा सलूक कोई नेक शगुन नहीं है जनाब। माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचाव की तमाम तर एहतियातों के बावजूद लेने के देने पड़ सकते हैं। मॉनसून सर पर है, ऐसे में मोहलिक वायरस पानी के जरिए मुल्क भर में फैल सकता है। आने के लिए कवानीन मौजूद, जरूरत है तो बस अवामी आगाही बढ़ाने और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की कमजोरियों पर काबू पाने की। वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम है हमारे मुल्क में, उसमें भी बेहतरी लेके आने की जरूरत है कि हर जगह पर वेस्ट बिन मौजूद हों, जहाँ पर इस किस्म के वेस्ट जब जनरेट हो जाए तो उसको वहाँ पे हम सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दें। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस अगर पानी में शामिल हो गया तो लॉकडाउन और SOPs ही कहीं धरे के धरे ना रह जाएं। कैमरामैन रोबिन्सन नजीर के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। 4 माह से शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी के बाद इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हुकूमत के आगे हाथ जोड़ लिए हैं। साथ ही SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाज़त न मिलने पर सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी है। शादी हॉल्स मालिकान ने भी 13 जुलाई की डेडलाइन दे दी है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। दूसरों की जिंदगियों में रंग भरने वालों की अपनी जिंदगी फीकी पड़ने लगी। कोरोना के बायस शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी कैटर्स, डेकोरेटर्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी सड़क पर ले आई। ऑल पाकिस्तान कैटर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बशीर का कहना था कि हमारी लेबर के पास अब 2 ही रास्ते हैं। आज हम हुकूमत को तंबी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले वीक में हम चाहे जेल बरो तहरीक हो, चाहे धरना हो, 8 से 5 मुकामात में कराची में
हमने अपनी तैयारी कर ली है। अगर हम घरों में नहीं रहे, हम आपके जेल में रहेंगे। एक जगह कहा जाता है ना कि वो बिखरे बिखरे उलझे उलझे रोज़ो शब्द देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब देखेगा कौन। तो लिहाजा आप खुद गौर करें कि लोग तो ये देखेंगे इन्होंने ये जुर्म किया जी, इन्होंने कानून को हाथ में ले लिया। कैटर एसोसिएशन ने हुकूमत से तकरीबात में सिर्फ 200 अफराद की शिरकत की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। जितने भी बैंकेट हॉल हैं, मैरिज हॉल्स हैं, उसमें एक स्मॉल गैदरिंग के साथ हमें ओपन करने दिया जाए और घरों में भी एक स्मॉल गैदरिंग का ओपनली हमें एक अनाउंसमेंट की जाए कि हम लोग घरों में भी एक इवेंट स्मॉल वे में कर सकते हैं। मुल्क भर में 13,000 शादी हॉल्स और 15,000 कैटरिंग यूनिट्स में काम करने वाले तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद रोजगार बहाल होने के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब शादी हॉल्स एसोसिएशन ने भी 13 जुलाई से वजीर आला हाउस, सिंध असम्बली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान के साबिक बैटिंग कोच का यूनुस खान से मुताल्लिक गर्दन पर छुरी रखने का बयान। ग्रांड फ्लावर ने अपने बयान पर यूनुस खान से माफ़ी मांग ली है। कहा, पाकिस्तान और यूनुस खान की इज्जत करता हूँ। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, ये बयान क्या था और बैटिंग कोच का यूनुस खान से मुताल्लिक गर्दन पर छुरी रखने का ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले जो है गैर मुल्की वेबसाइट से ग्रांड फ्लावर ने ये बयान दिया था कि दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान यूनुस खान ने उनकी गर्दन पे छुरी रखी थी, लेकिन अब हमारे ज़राए ने बताया है कि यूनुस खान से उन्होंने रब्ता किया है ग्रांड फ्लावर ने और बाकायदा अपने बयान पर माफी मांगी और इसके साथ बासित अली जिन्होंने इनको तनकीद का निशाना बनाया था फ्लावर को, उनसे भी उन्होंने रब्ता करके माफी मांगी है और दोनों से क्रिकेटर से रब्ता करके उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। ये बयान जो है वो इंटरव्यू के बाद एक सवाल मुझसे पूछा गया था ऐसे ही, तो मैंने उसका जवाब दिया था जो ऑफिशियल इंटरव्यू का हिस्सा नहीं था, जिसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया। बहरहाल उन्होंने अपने इस बयान पर माजरत और शर्मिंदगी का इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया शुएब जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में सीमेंट की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। उस हाथ दे इस हाथ ले, हुकूमत ने तामीराती शोबे को टैक्स में बड़ा रिलीफ तो दे दिया, मगर सीमेंट कंपनियों ने कीमतें बढ़ाकर कसर पूरी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में सीमेंट महंगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सीमेंट 20 रुपए फी बोरी महंगी कर दी गई। अब रिटेल कीमत 500 नहीं बल्कि 520 रुपए हो गई। मुल्तान में सीमेंट के दाम 20 रुपए, फैसलाबाद में 15 रुपए और गुजरांवाला में 10 रुपए बढ़ गए। सरगोदा 15 रुपए, बहावलपुर 17, जबकि पेशावर में भी सीमेंट 5 रुपए बोरी महंगी। कीमतों में इजाफे पर तामीराती शोबे से वाबस्ता हजरात नाला सीमेंट माफिया के खिलाफ सख्त और फौरी एक्शन का मुतालबा कर दिया। सीमेंट का जो कार्टेल है उसे तोड़ा जाए, वो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करे और पता करे कि सीमेंट की कॉस्ट क्या आती है और सीमेंट जो है वो ये सेल किस प्राइस के अंदर करते हैं और कराची और इस्लामाबाद और लाहौर की प्राइस में डिफरेंस क्यों है। सीमेंट माफिया को जो है वो फौरी तौर पर काबू किया जाए। लाहौर, सियालकोट, कोयटा, बन्नू और सक्खर में सीमेंट की कीमतें बरकरार रहीं। अलबत्ता कराची और हैदराबाद में बाज़ कंपनियों ने 15 से 20 रुपए तक कमी कर दी। नए बजट में हुकूमत ने सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 50 पैसे फी किलो कमी का ऐलान किया था। इस हिसाब से मुल्क में सीमेंट 25 रुपए सस्ता होना चाहिए था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने अवाम के साथ तब्दीली सरकार को झटका दे दिया। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में डकैती और कत्ल के 3 मुलजमान को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान ने 8 जून को डकैती मुजाहिमत पर दुकानदार को कत्ल किया था। रेंजर्स ने जमशेद टाउन से मुलजिम अशर को गिरफ्तार किया, जिसके निशानदेही पर लाइंस एरिया और कस्बा कॉलोनी से दीगर साथी अरसलान और असगर को पकड़ा गया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और कत्ल की वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। दूसरी जानिब मंगू पीर के खाली प्लॉट से मिलने वाले एक क्रैकर को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक बम देसी साख्ता और 400 ग्राम से ज़ायद वजनी था। पबजी बंद होने पर ऑनलाइन गेम के शदाई तो परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस गेम का कभी नाम तक नहीं सुना। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की रिपोर्ट। आजकल मुल्क में पबजी गेम की बंदिश के बड़े चर्चे हैं। हम आपको इस्लामाबाद वालों का इस हुकूमती फैसले पर ऐसा रद्द-ए-अमल दिखाएंगे कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। अगर ना खोली पबजी फिर क्या करेंगे? बंदे मरेंगे, खून खराबे होंगे, रोड ही बंद। बिल्कुल खोलनी चाहिए हुकूमत, हर शय खोलनी चाहिए। पबजी नहीं खुलती, देखा हुकूमत बड़ा कम रोल है। जो लंगर आ गया, लंगर आ गया, लंगर आ गया। ये हैं पबजी के अंधे आशिक, जो ऑनलाइन वीडियो गेम पबजी के नाम से वाकिफ तो नहीं, लेकिन इसके लिए मर मिटने को तैयार हैं। ना खोला गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा।
बंदे मरेंगे। पबजी गेम ना खुलने पर इन अंधे आशिकों की एहतजाज की धमकियों के साथ हुकूमत से दुहाइयां भी। अगर पबजी खोल देंगे फिर ठीक हो जासी। जहरी गल है, जो खुलेगी कारोबार चलेंगे, आवाम आएगी जाएगी। पबजी का खुलना क्यों जरूरी है? सर जी बस इतनी मुझे नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि खुलना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।